पिछले 5000 सालों से इंसानियत की कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, बल्कि उन पोशीदा निज़ामों की है जो उस ताकत को चलाते हैं। यही वो ढांचे हैं जो सल्तनतें बनाते हैं और फिर उन्हें मिटा भी देते हैं। सल्तनतें बनती हैं, बिगड़ती हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, लेकिन एक सवाल है जो हमेशा बाकी रहता है। पर्दे के पीछे असल में कौन है? वो कौन है जो इस निज़ाम को चलाता है, जो हम सबको कंट्रोल करता है? तो चलें, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तारीख के पन्नों को पलटते हैं। देखें, हमारा ये सफ़र तहज़ीब के 5 बड़े दौरों से होकर गुजरेगा। हम शुरू करेंगे पानी और देवताओं से, फिर कदम रखेंगे लोहे और सल्तनतों की दुनिया में, उसके बाद कौमों और सरमाए के दौर का जायज़ा लेंगे, नज़रियात और एटम की तबाही देखेंगे और आखिर में पहुंचेंगे आज के दौर में, डेटा और एल्गोरिथम की दुनिया में। तो चलें, शुरू करते हैं पहले दौर से। एक ऐसी दुनिया जहां ताकत पानी की लहरों से जन्म लेती थी। इस पहले निज़ाम को एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया गया है, हाइड्रोलिक डिस्पोटिज्म या आबी आमरियत। देखिए, दरियाए नील, दजला और सिंध ने जिंदगी तो दी, लेकिन इन पर काबू पाने के लिए एक मरकजी ताकत की जरूरत थी। मंतिक बड़ी सीधी थी, जिसने पानी को कंट्रोल किया उसने जिंदगी और मौत को कंट्रोल किया, और इसी बेरहम मंतिक ने हुक्मरानों को देवता बना दिया। मगर इस खुदाई ताकत की कीमत बहुत भारी थी। लाखों इंसानों को कॉर्वे लेबर यानी जबरी मशक्कत के जरिए एहराम मिस्र जैसी अजीम यादगारें बनाने पर मजबूर किया गया। उन यादगारों का मकसद सिर्फ एक था, हुक्मरान की खुदाई शान को मजीद मजबूत करना। इंसानी जिंदगियां महज एक औजार बनकर रह गई थीं। जब कांसी का दौर खत्म हुआ तो हर तरफ अफरा तफरी थी, और इसी अफरा तफरी से एक नया निज़ाम निकला। अब बात देवताओं की नहीं थी, अब बात थी लोहे की, एक ऐसे निज़ाम की जो एक बेरहम मशीन की तरह चलता था। इस नए निज़ाम की बुनियाद थी लोहे की टेक्नोलॉजी पर। लोहे ने हथियारों को सस्ता कर दिया, जिसकी वजह से बड़ी फौजें बनाना मुमकिन हो गया। अब बड़ी फौजों के खर्चे के लिए टैक्स की ज़रूरत पड़ी, और टैक्स इकट्ठा करने के लिए एक मुनज़्ज़म सरकारी इंतज़ामिया यानी ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत पड़ी। इस तरह रियासत एक ठंडी, हिसाब किताब करने वाली मशीन बन गई। इस दौर में ताकत की मुंतकिली अक्सर खून बहाकर होती थी, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 44 कब्ल मसीह में जूलियस सीजर का कत्ल। सेनेटर्स ने सोचा कि वो उसे कत्ल करके जमहूरिया को बचा लेंगे, लेकिन तारीख की सितम ज़रीफ़ी देखें कि इसी अमल ने रोम को सल्तनत बनने की तरफ और भी तेज़ी से धकेल दिया। सल्तनतों के ज़वाल के बाद एक तरफ यूरोप था, जो छोटे छोटे जागीरदाराना टुकड़ों में बटा हुआ था, जहां ताकत ज़मीन और चर्च के हाथ में थी। दूसरी तरफ इस्लामी दुनिया में एक बिल्कुल मुख्तलिफ, एक बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म और जदीद निज़ाम पनप रहा था, जो एक तहज़ीबी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता था। ये स्लाइड इस इस्लामी निज़ाम की ज़हानत को दिखाती है। सबसे पहली चीज़ थी हाकमियत, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि हाकिम कानून से बालातर नहीं, बल्कि कानून के नीचे है। फिर थी शूरा, यानी रहनुमाओं पर लाजिम था कि वो माहिरीन और कम्युनिटी से मशवरा करें। ज़िम्मी निज़ाम ने गैर मुस्लिम बरादरियों को अपने मामलात खुद चलाने की आज़ादी दी, और वक्फ़ के निज़ाम ने अवामी भलाई के कामों जैसे हस्पताल और स्कूल को फ़रोग़ दिया। ये एक ऐसा मॉडल था जो सही मानों में अपने वक्त से कहीं आगे था। और फिर आता है जदीद दौर, एक ऐसा दौर जहां मज़हब की ताकत को दौलत और इलाके की बेरहम ताकत ने चैलेंज किया। बारूद की ईजाद ने पुराने किलों को बेकार कर दिया, और एक नए आलमी निज़ाम ने जन्म लिया जिसे वेस्टफेलियन ऑर्डर कहते हैं। कार्डिनल रेशलियो जैसे रहनुमाओं ने यह नज़रिया पेश किया कि अब रियासत की ताकत का जवाज़ खुदाई हक नहीं, बल्कि दौलत, तिजारती रास्ते और इलाके पर कंट्रोल है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही भयानक हकीकत छुपी थी। आज़ाद तिजारत अक्सर नौआबादियती इस्तेसाल का एक पर्दा होती थी। इसकी बदतरीन मिसाल बहरे ओकियानुस में ग़ुलामों की तिजारत है, जहां इंसानों को सनती सरमाए के लिए खाम माल समझा जाता था। 20वीं सदी में एक ऐसी चीज आई जो पहले कभी नहीं हुई थी। अब जंग सिर्फ जमीन या दौलत की नहीं रही, अब जंग इंसानी जहनों पर कंट्रोल की थी। सनती इनकलाब ने रियासतों को एक नया हथियार दिया, प्रोपागेंडा। लिबरलिज्म, कम्युनिज्म और फाशिज्म जैसे नज़रियात ने पूरी दुनिया को तकसीम कर दिया, और अवाम को मुकम्मल जंग के लिए तैयार करने के लिए मास मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। इस दौर का अमन एक बहुत ही अजीब बल्कि खौफनाक मंतिक पर खड़ा था। उसे कहते थे म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या MAD। तारीख में पहली बार दुनिया का निज़ाम मुकम्मल हयातियाती तबाही के खतरे पर कायम था। एटमी हथियारों ने सुपर पावर्स को एक दूसरे से रोके रखा, मगर एक ऐसा अमन था जिसकी बुनियाद मुकम्मल तबाही के खौफ पर रखी गई थी।
اور یہ اقتباس یہ آج کے دور میں آنے والی تبدیلی کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ہم نے ان بادشاہوں کے سامنے جھکنے سے آغاز کیا جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اب ہم ان الگوریدمز کے سامنے جھکتے ہیں جو سچ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور یہی ہمیں لے آتا ہے آج کے دور میں، ایک ایسی دنیا میں جہاں طاقت کا ڈھانچہ بالکل نیا ہے اور نظر بھی نہیں آتا۔ آج طاقت کسی بادشاہ یا پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھی، نہیں، وہ ڈیٹا میں ہے، الگورتھم میں ہے، ان ماڈلز میں جنہیں ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اسے الگورتھمک گورننس کہتے ہیں۔ ہمارا ہر کلک، ہر فیصلہ، ہر حرکت، سب کچھ ناپا جا رہا ہے اور کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو کنٹرول کے نئے اوزار کیا ہیں؟ پہلا ہے ڈیجیٹل پینوپٹیکون، یعنی ہماری ہر حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ دوسرا ہے سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیز، جو پروگرامیبل منی کو ممکن بنائیں گی، یعنی آپ کے پیسے پر شرائط لگائی جا سکیں گی۔ اور تیسرا اے آئی پر مبنی نظام، جو سپلائی چین سے لے کر سوشل کریڈٹ تک ہر چیز کا انتظام کریں گے۔ تو دیکھیں، یہ ہے 5000 سال کا سفر ایک نظر میں۔ طاقت کا مرکز ہمیشہ بدلتا رہا ہے، پہلے پانی پر کنٹرول تھا، پھر زمین پر، اس کے بعد تجارت پر، پھر نظریات پر، اور اب یہ ڈیٹا پر کنٹرول کی جنگ ہے۔ پانی سے لے کر ڈیٹا تک نظام ہمیشہ بدلتا رہا ہے، لیکن تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہم خود اس نظام کا حصہ ہیں اور یہ نظام ہمارا حصہ ہے۔ تو آخری اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آنے والے کل کو کون کنٹرول کرے گا؟